डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूजीसी नेट सीरीज। यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो ये एक प्रयास है कि अभी तक जितने भी यूजीसी नेट के साइकिल कहते हैं साल में 2 बार, उसके जो पास्ट ईयर पेपर हैं उसको थीम वाइज अलग किया जाए और उसको एनालाइज किया जाए, उसके लेवल को समझने की कोशिश, उसके रेंज को, क्या डिफिकल्टी लेवल है और उससे जुड़े हुए और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सा प्रयास है, कई महीनों से हम लोग कर रहे हैं और उसकी हम लोग एक तरह से पूरा होने के कगार पे पहुंच गए हैं। ये पार्ट 4 है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4। यदि आपको नहीं पता हो तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो लिंक देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस थीम पे, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके चौथे भाग को और जो अंतिम भाग है उसको लेकर के यहाँ पे बचे खुचे हुए जो साइकिल हैं वो अभी तक तो सारे सारे साइकिल्स यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो हो गया है। इसमें 2017 के हैं और 2013 के कुछ बचे हुए हैं, वो लेकर के आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो यूजफुल होगा मेरे हर स्टूडेंट के लिए, वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो, पर्टिकुलरली पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो बिल्कुल ही ये यूजफुल वीडियो होगा। सो लेट अस बिगिन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस यहाँ पे है, इसमें मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ सिलेबस को बहुत गौर से पढ़िए। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के पहले आप सिलेबस को पढ़ें और उसी से शुरुआत करें। उसमें जितने भी एक एक वर्ड है ना, वो आपके लिए पोटेंशियल क्वेश्चन है। जैसे यदि आप यहाँ लिखा हुआ है इकोलॉजिकल अप्रोच, तो आपको इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके कौन प्रोपोनेंट हैं, वो किस थ्योरी के अगेंस्ट में आया है, वो किस थ्योरी पे बेस्ड है, ये सारी उससे रिलेटेड कौन सी बुक है, उसके क्या प्रॉब्लम है, इंडिया कैसे उससे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है मुझे अलाउ प्लीज कीजिए आपको बताने के लिए, अभी भी बहुत स्टूडेंट को पता नहीं है। एक तरह का मेंबरशिप ग्रुप बनाने की कोशिश है जिसमें कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है हर सप्ताह 2 दिए जाएंगे, और समझ लीजिए इससे क्या फायदा होगी कि आप हजारों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगले 3 महीने के लिए प्रयास है जिसमें सारे कम्पिटिटिव एग्जाम जो आने वाले हैं, और इससे आपको काफी फायदा होगा क्योंकि ये एक तरीका है। पीजी इंट्रेंस टेस्ट हो चाहे यूजीसी नेट की, बेस्ट वे क्या होता है, आप क्वेश्चन के थ्रू जाएं इस तरह के एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। उसमें बहुत सारे बेनिफिट है मेंबरशिप ग्रुप में। ऑफ कोर्स ये पेड है, नॉमिनल फी पर मंथ पे है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेल कीजिए, और टेलीग्राम पे ये चूंकि चल रहा है तो टेलीग्राम मोबाइल नंबर भी कीजिए इस पे, इस मेल आईडी पे। अब तक आपको याद हो गया हो, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट की जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। जनवरी 2017, जैसे मैंने बोला कि जनवरी और नवंबर ये उस 2017 में 2 महीने, नॉर्मली तो ये जो होती है जून और दिसंबर में होती है, लेकिन ये एक एक महीने डिले पे हुआ था, तो जनवरी नवंबर का ये पेपर है। जनवरी 2017 के पेपर 2 पे हम लोग हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थीम पे देखिए किस टाइप के क्वेश्चन थे। 31st number question, arrange the following approaches to the study of public administration in a sequential order। यहाँ एक बात समझिए कि यूजीसी नेट को सीक्वेंस से बहुत प्यार है, क्रोनोलॉजी से। तो इसको जब भी किसी थीम का आप स्टडी करते हैं, इवन कोई बुक, कोई थिंकर, तो सबका टाइमलाइन थोड़ा याद कीजिए। ये पूछते हैं कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो ये जो 4 अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यदि आप देखें तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, ये बहुत ओल्ड अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सी से शुरू होगी, तो सी से शुरू होता हुआ 2 है, तो ये तो 2 खत्म हो गई, 50-50 गेम। उसके बाद जो है आपको कंफ्यूजन होगा कि सिस्टम अप्रोच आया या बिहेवियरल। तो पहले जो है वो सिस्टम अप्रोच आता है। सिस्टम अप्रोच यदि आप देखेंगे जैसे डेविड ईस्टन ने लेकर के आया, उसके थोड़े देर ईयर के बाद ही जो है बिहेवियरल अप्रोच 1950s में आता है, और फिर बाद में पब्लिक पॉलिसी अप्रोच जो है वो तो 1970s में आता है। तो इसीलिए सी बी ए डी जो है इसका सही क्रम है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ देखिए एजर्सन क्या है, रीजन एजर्सन देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिविल सर्वेंट इन इंडिया डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट। पहली बार सुन के तो आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन क्या वोटिंग राइट पॉलिटिकल राइट नहीं है? बिल्कुल है। तो सिविल सर्वेंट को है पॉलिटिकल राइट। ये कहना तो गलत है कि नहीं है, तो ये जो है फॉल्स है। और यदि ये फॉल्स है तो अब आपको ना आगे इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन एजर्सन में क्या होता है कि एक ही फॉल्स होता है, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं होता है। तो एक यदि फॉल्स हो गया तो आपको इसको कुछ पढ़िए भी मत, और आप इसका आंसर क्या बोल देंगे? डी, क्योंकि ए फॉल्स और रीजन सही। लेकिन रीजन है क्या? न्यूट्रलिटी इज द हॉल मार्क ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में ही सिविल सर्वेंट को न्यूट्रल रहना है, एक्स पार्टी या वाई पार्टी की तरफ नहीं झुकना है, जब तक कि वो पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी ना हो, जिसको मार्क्स ने कहा था। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। तो इसीलिए ये तो ट्रू है ही। वैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आपको टाइम बचाने के लिए आपको ये जानना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है कि जैसे ही यदि ए फॉल्स हो गया
तो आर ट्रू होगा, यदि आर फॉल्स हो गया तो ए ट्रू होगा। Which of the following has been identified by the Second Administrative Reform Commission as barriers to citizen-centric administration in India? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। मैं जब भी सीएस बोलता हूँ कॉमन सेंस क्वेश्चन, आप समझ जाते हैं ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पढ़ाई अच्छी की है। देखिए हमेशा याद रखिए कि कॉमन सेंस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस सीधे एग्जामिनेशन हॉल में चले गए और आप बना देंगे। कॉमन सेंस मतलब यदि आपने बहुत वाइड रेंजिंग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई की है तो आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं। अब सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इससे पहले कि इसका आंसर हम लोग जाने, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के बारे में हम लोग जानते हैं। ये 2008 में मुझे लगता है 6 या 8 चेक कर लीजिएगा, ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आई थी। इसके जो चेयरपर्सन थे जो कि काफी पूछा जाता है वो वीरप्पा मोइली थे कांग्रेस के, जो कांग्रेस सरकार के टाइम में आई थी। इसके पहले फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अभी तक केवल इंडिया में 2 ही बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आई है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट 1966 में आई थी। उसके जो चेयरपर्सन थे फर्स्ट, एआरसी कहते हैं शॉर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी, उसके जो चेयरपर्सन थे मोरारजी देसाई थे। लेकिन मोरारजी देसाई बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो उसके जगह हनुमंथैया उनको जो है बनाया गया था चेयरपर्सन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का। ये सब भी क्विज पूछा जाता है। और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने अपने 15 रिपोर्ट दिए थे, वो रिपोर्ट भी मैंने किसी यूजीसी नेट में डाल दिया है, इंडियन पॉलिटी में, उसको पूरे पढ़ लीजिएगा। इसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में था और काफी उसमें थी, और वो पूछा जाता है कि सेकंड रिपोर्ट किस पे थी, 7वां रिपोर्ट किस पे था, ये सब भी अंदर की पूछी जाती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं हो पा रहा, उसकी बैरियर क्या है? तो इनफ्लेक्सिबल सेल्फ परपेचुएटिंग एंड इनवर्ड लुकिंग एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, तो ये कॉमन सेंस से आप कहेंगे यस। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिविल सर्वेंट की, यस। एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप, ये गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये फॉल्स है। तो लो लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, सिटीजन को अपनी अवेयरनेस नहीं है, तो ए बी डी इसमें ज्यादा सही लगता है, सी सही नहीं लगता है, तो ये है और यही सही आंसर है। अब ये 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने न्यूट्रलिटी पे दी है। ये पूछा जाता है, यूएसए में हैच एक्ट आया था 1939 में, जिसके तहत की सिविल सर्वेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटी से बैन कर दिया गया था। और यूके में जो है मास्टरमैन कमेटी बनी थी, जिसने की 3 कैटेगरी में बांटा था सिविल सर्वेंट को, एक जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए फ्री है, दूसरा जो रेस्ट्रिक्टेड है, और तीसरा कंडीशनल है, उनको कुछ शर्तों पे दिया जा सकता है। तो ये दोनों कमेटी जो है पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे एक बात ये भी जान लीजिए कि फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहां पे कि सबसे ज्यादा जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी की छूट जो है सिविल सर्वेंट को है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी थोड़ी बहुत छूट है, यूके और यूएसए और इंडिया से ज्यादा। कनाडा में भी थोड़ा यूके से ज्यादा है, लेकिन यूएसए, यूके, इंडिया, इन सब में बहुत ज्यादा न्यूट्रलिटी का ध्यान रखा जाता है। 34 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर बजट इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि सब इसमें पढ़ेंगे यदि आप, तो ये सब तो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की कमेटी को क्या मतलब, सीएजी क्यों इंप्लीमेंट करेगा, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो एक ही बच जाता है जो लाइन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है जो बजट बनाती भी है, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो बजट के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करती है, हर सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के। इन इंडिया द टर्म डेफिसिट फाइनेंसिंग वाज फर्स्ट, मतलब किस कमेटी या कमीशन या संस्था के द्वारा पहली बार डेफिसिट फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि आपकी जो पूरी आमदनी है सरकार की एक साल में और जो पूरा खर्चा है उसका जो गैप है, वो फिस्कल डेफिसिट है। उसको भरते हैं लोन लेकर के। आप जितना लोन लेंगे उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि अंत में आपको उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से मनी की जुगाड़ करनी पड़ेगी, तो उससे आपको मनी प्रिंट भी करना पड़ सकता है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, यदि आप जानते हैं तो जानते हैं। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, तो इसको याद कर लीजिए। फाइनेंस कमीशन यहाँ है, आर्टिकल 280 के तहत जो है सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स के डिवोल्यूशन के लिए बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अभी आपने देखा फर्स्ट 1966 में मोरारजी देसाई, फिर हनुमंथैया, और फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2008 कह लीजिए, डेट देख लीजिएगा, जिसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली। एडी गौरवाला रिपोर्ट जो है ये भी 1951 में आई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, इसको भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यूजीसी नेट के लिए थोड़ा फेवरेट है। अब यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, चलिए हिंदी में पढ़ देते हैं। ये कहता है
कि कौन सी ब्यूरोक्रेसी जो है अपने को पब्लिक इंटरेस्ट का जो है वो रखवाला मानता है, लेकिन वो मतलब एक तरह से गार्जियन टाइप का हो जाता है सिटीजन का, और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने में ही ऑटोनोमस काम करता है, बहुत सिटीजन से बहुत जुड़ा नहीं रहता है और अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, मतलब सिटीजन की सुनता नहीं है। इस टाइप की ब्यूरोक्रेसी को क्या कहते हैं? ये सब जो है मॉरिंस्टन मार्क्स, एफएम मार्क्स जो है, वो मार्क्स नहीं, कार्ल मार्क्स, उन्होंने जो है इनकी जो बुक मैं यहाँ दे रहा हूँ, फ्रिज मॉरिसन मार्क, उन्होंने एक बुक लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी। उसमें इन सब ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने 4 टाइप की ब्यूरोक्रेसी बताई थी, पैट्रोनज, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनज ब्यूरोक्रेसी, मेरिट। आगे इसकी चर्चा भी करेंगे क्योंकि ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन आगे फिर एक बार पूछा हुआ है किसी साइकिल में, अभी यहाँ छोड़ देते हैं। इस टाइप के ब्यूरोक्रेसी को जो अपने को गार्जियन समझता है सिटीजन का, उसको कहते हैं गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो प्लेटो का फिलोसोफर किंग है, वो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी है। बहुत बेनिवोलेंट है, पढ़ा लिखा है, जनता के हित में काम करता है, लेकिन वो जनता से कटा हुआ है। Which 37 नंबर क्वेश्चन, which of the following are the common features between the 70, ये कहता है कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट में क्या क्या कॉमन है। 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए आया था, और 74 जो है पंचायती राज के ही तहत नगर पंचायत को बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके लिए आया था, म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। तो इसमें कॉमन देखेंगे तो पीरियोडिकल इलेक्शन होनी थी 5 साल पे, एम्पावरमेंट ऑफ सोशली इकोनॉमिकली वीक ग्रुप था, जैसे वुमेन को और एसटी एससी को रिजर्वेशन की बात थी, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी आना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी जो है वो स्पेसिफिक था नगर पंचायत के लिए, मतलब कि ये 74th अमेंडमेंट के लिए था, ये 73rd में नहीं था, इसलिए यही ऑड वन आउट है। देखिए ये आर्टिकल 243 एस के तहत लाया गया था वार्ड कमेटी, जो कि ये 243 देखते ही ना आपको पंचायती राज याद आना चाहिए, कई बार आपको इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। 243 ए से लेके और जेड जेड तक जो है ये 73rd और 74th अमेंडमेंट में इसको घुसाया गया था। तो ये वार्ड कमेटी जो है म्यूनिसिपल जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसमें वार्ड कमेटी बनती है, जो वार्ड मेंबर उसके होते हैं। तो ये इसको नाता पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से नहीं है, इसीलिए ये सही है। तो इसमें देखिए यदि इसको काट देंगे तो ए बी सी बचेगा, तो ए बी सी इसका सही हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडी, ये तो यूजीसी जरूर पूछता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। स्टैट्यूटरी बॉडी जो है उसको कहते हैं जो किसी स्टैट्यूट से बना है, स्टैट्यूट मतलब होता है एक्ट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है किसी आर्टिकल में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, जैसे सीएजी वहां लिखी गई है, किस आर्टिकल में है आपको पता है, सीएजी 148 में, और ऑडिटर जनरल किस में है, 76 में। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लाइक इलेक्शन कमीशन 324 में लिखी गई है, 315 में जो है यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन लिखी गई है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, 280 में जो है फाइनेंस कमीशन की लिखी हुई, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो ओहदे की बॉडी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उसके नीचे स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट से बनता है, और उसके नीचे जो है वो नॉन स्टैट्यूटरी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, लाइक प्लानिंग कमीशन थी, नीति आयोग था, ये सब जो है इसका कोई आधार नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये सब जस्ट एक ऑर्डर से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बने हुए हैं, जैसे रेलवे बोर्ड है इसमें। तो इसमें जो 3 जो बॉडी है वो एक्ट से बनी है, यूजीसी एक्ट से यूजीसी बनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से बनी है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट से जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनी है। तो ए बी डी अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो रेलवे की सबसे हाईएस्ट संस्था होती है, उसमें एग्जीक्यूटिव उसको बैन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज is an example of ministry formed on the basis of clientele principle। अब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये क्लाइंटल क्या समझना चाहते हैं। क्लाइंटल बेसिकली ये कहते हैं जो पर्टिकुलर क्लाइंट के सर्व करने के लिए बनी, मतलब पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट ग्रुप या पर्टिकुलर एक तबका जो समाज का है उसके सर्विस के लिए। इसमें सीधे आप देखेंगे तो ये तो सारे इंडियन के लिए, सारे इंडियन के लिए, सारे इंडियन के लिए। केवल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो फार्मर्स के लिए। तो चलिए ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है एक बार, लेकिन आप जान जाएंगे तो याद रखेंगे क्लाइंटल प्रिंसिपल पे। हु अमंग द फॉलोइंग आर द व्यू, चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें ये पूछा जा रहा है, हिंदी में बता रहा हूं कि किसने जो है ये कहा कि मैनेजरियल टेक्निक ये सब चाहिए है मैनेजर्स को, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड बजटिंग, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सेम होता है। मतलब कि
इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड बजटिंग ये सब जो है आपको सेम होता है। तो इसमें आप देखें कि इसका एक मायने ये है इस क्वेश्चन का कि इसमें से कौन से जो है पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क नहीं करते हैं। तो जितने क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हुआ लाइक फायोल, फॉले, ये भी क्लासिकल जैसे ही हैं, गुलिक, उर्विक, विलाबॉय, एल डी वाइट, ये सब जितने भी थे, वो उन लोगों के लिए प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं था। तो इसलिए ए बी सी डी। यहाँ एक ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ जो हमेशा कहता हूँ कि ऑल ऑफ द एबव यदि हो तो उसी को अपनाएं, वही ज्यादा चांस है ठीक होने का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है इससे रिलेटेड कि वो कौन थिंकर थे जिन्होंने कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग करके देखा कि दोनों में भेद है। उसमें एप्पल बाय हैं, जोसिया स्टैम्प हैं, हर्बर्ट साइमन हैं, पीटर ड्रकर हैं, और भी कुछ होंगे, लेकिन ये चार को आप याद कर लीजिए। अब हम लोग एक साइकिल खत्म, एक साइकिल में मतलब एक पेपर खत्म किए हैं जनवरी 2017, पेपर 3 में हम लोग आ गए हैं। लेट अस सी द क्वेश्चंस। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द व्यू दैट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजेस। चलिए इसको हिंदी में पढ़ते हैं। मतलब ये मैनेजरियल वर्सेज इंटीग्रल व्यू पे क्वेश्चन है। इसमें से कौन से थिंकर जो हैं वो ये कहते हैं कि केवल वो पर्सन जो मैनेजरियल फंक्शन करते हैं वही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते हैं। जो प्यून हैं, जो मान लीजिए क्लर्क हैं, जो रूटीन वर्क करते हैं, वो नहीं है। मतलब कि ये जो थिंकर हैं वो विभेद करते हैं, मतलब वो डिवाइड करते हैं कि जो मैनेजरियल फंक्शन करने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और जो रूटीन और लोअर लेवल का काम करते हैं वो एक नॉर्मल कर्मचारी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट नहीं है। तो ये जितने भी पहले के जो थिंकर थे लाइक क्लासिकल थिंकर गुलिक, उर्विक, फायोल, इवन हर्बर्ट साइमन भी इसमें, विक्टर थॉमसन, ये सब सब जो हैं ये मैनेजरियल व्यू को मानते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव अगेन है तो वही सही है। यहाँ मैंने यहाँ तो मैंने नहीं दिया, अब आगे मैंने पूरा ही आपको दे दिया है कि कौन मैनेजरियल व्यू को मानते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और था, और कौन इंटीग्रल व्यू क्या होता है समझिए। इंटीग्रल व्यू होता है जिसमें कि माना जाता है कि चाहे प्यून हो चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ऑल आर एडमिनिस्ट्रेटर इन देयर ओन राइट्स, तो इसको इंटीग्रल व्यू बोलते हैं। तो कौन थिंकर इंटीग्रल व्यू को मानते हैं और कौन मैनेजरियल, तो ये चार तो मैनेजरियल याद ही कर लीजिए। इंटीग्रल व्यू के लिए आगे आपको हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है। 47 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एरा ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इवॉल्व हुआ एज एकेडमिक डिसिप्लिन वो 5 फेजेस में इवॉल्व हुआ। तो 5 स्टेज कह सकते हैं, उसमें से जो पहला स्टेज जो था वो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने दे दिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी है। सेकंड स्टेज जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जिसमें कि टेलर, वेबर, फायोल, इन सब का जमाना था, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने उसे प्रतिपादित किया था। स्टेज 3 जो है वो हर्बर्ट साइमन के साथ शुरू होता है, जो एरा ऑफ चैलेंज, जिन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है वो कुछ नहीं है, वो प्रोवर्ब है, मिथ है। और स्टेज 4 जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस हुई थी इस एकेडमिक डिसिप्लिन को, कभी वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में घुस जाता था, कभी मैनेजमेंट में। और स्टेज 5 जो है वो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो अभी भी चल रहा है 1970, जिसमें कि वो डाइकोटमी को खत्म कर दिया गया और बहुत ज्यादा पॉलिसी पर्सपेक्टिव हावी हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। Which of the following are the salient feature of new public management? NPM जो है वो लेट 1980s में एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नए रूप में आया। वो नियो लिबरल जो ग्लोबलाइजेशन था उससे भी वो, और एंड ऑफ कोल्ड वॉर से भी वो एक तरह का सेम टाइम में आया। उस समय रेगन अमेरिका में और थेचर जो है यूके में रूल कर रहे थे, और फेडरिक हयाक जो हैं वो थेचर के गुरु थे, उनको कॉलेज में पढ़ाया था, उनकी फिलॉसफी पे ये दोनों चलते थे। उस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जो फीचर थी वो बेसिकली क्या थी कि प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट स्टाइल को पब्लिक सेक्टर में अपनाया जाए। बेसिकली यही था, मार्केट को प्रश्रय दिया जाए, जो नियो लिबरल की जो होती है, स्टेट थोड़ा पीछे हट जाए, स्टेट दूर से, मतलब उसमें एक नारा था कि रोइंग, मतलब स्टीयरिंग नॉट रोइंग, मतलब खुद जो है नौका मत चलाओ, जस्ट स्टीयर करो, मतलब रेगुलेट करो, लेकिन प्राइवेट प्लेयर को छोड़ दो। इसमें सिटीजन को कस्टमर बनाया गया, इसलिए एम्पावरमेंट था। डिसएग्रीगेशन ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, मतलब पब्लिक ब्यूरोक्रेसी में जो सेंट्रलाइजेशन था उसको तोड़ा गया, डिविजनलाइजेशन किया गया, ये सब किया गया था, मतलब जैसे कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये भी था। कॉस्ट कटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। सेंट्रलाइजेशन तो नो था इसमें, क्योंकि डिसएग्रीगेशन तो उसका उल्टा है, इसलिए A B C इसमें सही आंसर है।
NPM। स्क्विलर इन ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज। अब ये देखिए मायो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था हॉथरोनियन, उसमें एक एक्सपेरिमेंट का नाम था बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, जो 1931-32 में की गई थी। ये लास्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट था। उसमें ग्रुप डायनेमिक्स को स्टडी किया गया था कि एक टीम में जब कोई होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म से भी इंपॉर्टेंट उसके लिए ग्रुप का नॉर्म हो जाता है, और ग्रुप के नॉर्म जो होते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म से अलग हो जाते हैं। तो उस ग्रुप के नॉर्म से ज्यादा जो प्रोड्यूस करेगा कोई वर्कर तो उसको रेट बस्टर कहते हैं, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। जो चीजलर होता है वो ग्रुप के नॉर्म से कम जो है प्रोड्यूस करता है, उसको भी अच्छा नहीं मानते हैं। और स्क्विलर जो है वो चुगलखोर होता है, जो ग्रुप की बातें जो है मैनेजमेंट को जाके बताता है, उसको तो बिल्कुल लोग अच्छा नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये वाले। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, क्योंकि प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बुक बहुत ही फेमस बुक है हर्बर्ट साइमन की, ए का 2, और इससे जो है आप 50-50 खेल लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हेनरी फायोल, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, तो बी का 1, और इससे आपका ये क्रैक हो जाता है। बाकी को आई होप कि आप वीडियो को रोक करके यहाँ गेस करते होंगे और देखते होंगे, तो वीडियो को रोक करके ये पूरे को मिला लीजिए, इसको याद कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ जाता हूँ जस्ट जैसे क्रैक हो जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड बजट एज ए सीरीज ऑफ गोल्स विद प्राइस टैग अटैच्ड। अब ये कई पीजी एंट्रेंस टेस्ट में इसको कॉपी पेस्ट करके पूछ दिया गया, और बहुत ही अरबिट टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट को लगा था, लेकिन चूंकि यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए, तो आपके लिए अरबिट नहीं होगा यदि पीजी एंट्रेंस टेस्ट में आएगा। ये है वाल्डवस्की। यदि फिर से यूजी नेट में रिपीट किया गया तो और आपके लिए आसान है। यहाँ पे पॉल एप्पलबाई फिर से आते हैं, जिन्होंने कि इंडियन सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म के लिए भी 1954 में रिपोर्ट दिया था। उन्हीं के रिकमेंडेशन पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में खोला गया था। चेस्टर बर्नार्ड ने जो है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव नाम की एक बहुत ही सेमिनल बुक लिखी। इन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंस नाम का कॉन्सेप्ट दिया था, जो काफी ज्यादा पूछा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टफ है लेकिन अच्छा है, एक बार जान लीजिए। जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो भी बजट में आइटम है, जब नया बजट बनता है तो उन सबको जीरो मान लिया जाता है, और फिर से आपको उसको जस्टिफाई करना होता है कि ये प्रोग्राम क्यों चलना चाहिए, मतलब जीरो उसकी बजट मान के और तब दी जाती है। ऐसा नहीं, इंक्रीमेंटलिज्म नहीं कि जो आपका प्रोग्राम या प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में भी 1980s में लाया गया था, उससे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। इसके जनक जो अमेरिका के पीटर ए फेयर थे, तो ये याद कर लीजिए, तो कभी भूलिएगा मत। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉर्नस्टन मार्क्स क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी गिवन बिलो। जो मैंने आपको एक किताब दिया था मॉर्नस्टन मार्क्स का, उसी में उन्होंने 4 टाइप की ब्यूरोक्रेसी को बताया था, और ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि उसका सीक्वेंस क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने गार्जियन ब्यूरोक्रेसी कहा, फिर उन्होंने कास्ट कहा, फिर उन्होंने पैट्रोनेज कहा, और फिर मेरिट कहा। तो इस क्रम में जो है, तो आप देख सकते हैं कौन सा है, DCBA, ये इसका सही क्रम है। याद कर लीजिए, इस सब के मायने जो हैं वो भी समझ लीजिए। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी भाई आपने देखा, फिलोसफर किंग टाइप का है तो गार्जियन, लेकिन वो जनता से अलूफ है, कटा हुआ है। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक तरह का स्पॉइल सिस्टम है, जिसमें कि पॉलिटिकल जो है व्यू हो जाता है ब्यूरोक्रेट्स के, वो एक पार्टी से जुड़ जाते हैं और उन्हीं को अच्छे पोस्ट दिए जाते हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है, और यदि वो पार्टी सत्ता में आती है तो उन ब्यूरोक्रेट को खोज खोज के, जो कि उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, अच्छी पोस्ट दी जाती है। इसको बहुत गंदा माना जाता है ब्यूरोक्रेसी में। थर्ड जो है वो कास्ट ब्यूरोक्रेसी है। कास्ट ब्यूरोक्रेसी उस टाइप की होती है इसमें कि जो जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अपने एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए IAS है तो वो बोलेंगे कि हम लगभग ब्राह्मण कास्ट जैसे हैं, जो अदर सेंट्रल सर्विसेज हैं वो छोटी कास्ट के। मतलब कि कास्ट ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं डिफरेंट कैटेगरी जो होती है वो कास्ट जैसा बिहेव करने लगते हैं। उसमें हिरार्की जो है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हिरार्की आ जाती है, उसमें भी जो है वो छुआछूत जैसी शुरू हो जाती है। मतलब हम जो है हायर सर्विस को बिलोंग करते हैं, आप लोअर को करते हैं, लाइक दैट। मेरिट जो है सबसे अच्छी ब्यूरोक्रेसी होती है। मेरिट ब्यूरोक्रेसी जहाँ की सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन ये सब मेरिट पे होता है। इंडिया में मेरिट ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है कि है, और अमेरिका में भी मेरिट ब्यूरोक्रेसी लाई गई। पहले वहां पे पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी थी जैक्सन के टाइम में। Who among the following prime minister had observed that only a committed bureaucracy could bring about social transformation? Committed bureaucracy का मतलब क्या होता है? अगेन वही पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी उस समय में सत्ता में जो सरकार है उसकी पक्षधर हो जाए। ये बिल्कुल गलत है, ये न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है।
ऐसा कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के ख्याल रखने वाले जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी के दौरान ये बात आई थी। ना ही वो ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड चाहती थी, वो इवन जुडिशरी को भी कमिटेड चाहती थी। ये एक बहुत अजीब सी बात है, इस पर बहुत बहस हो सकती है। द पर्पस ऑफ एन एडजॉर्नमेंट मोशन इज टू, अब ये तो क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट्री टर्म का है। एडजॉर्नमेंट मोशन, बहुत तरह के मोशन होते हैं। जब देश में मान लीजिए कहीं पे दंगा हो गया और पार्लियामेंट चल रही है, तो उस समय में एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है किसी मेंबर के द्वारा। यदि स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो सारे कार्यवाही जो है नॉर्मल रोक दिए जाते हैं और उस समय में उस दंगे पे चर्चा होती है, उसके बाद फिर नॉर्मल कार्रवाई होती है। उसको एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट मतलब कि बीच में रोक देना। The first attempt to confer constitutional status on rural local government was made by, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, आप इसमें बम्प कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन इसके पहले एक बिल लाया गया था 1989 में, जब राजीव गांधी लगभग प्राइम मिनिस्टरशिप अपना खत्म कर रहे थे। ये 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। उसके पहले ही जो है वो लोकसभा विघटन हो गया था। तो राजीव गांधी ने प्रयास किया, नरसिम्हा राव ने उसको पूरा किया इसके थ्रू। इसलिए 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देने की कोशिश राजीव गांधी ने की थी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान है क्योंकि फाइनेंस कमीशन आपको दिखता है। तो जैसे ही फाइनेंस कमीशन दिखेगा तो आप उसमें क्या दिखेगा आपको, अभी यहाँ पे थोड़ा गलत है। ये फाइनेंस कमीशन वो नहीं है जो आर्टिकल 280 में, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है। यहाँ मिस प्रिंटिंग है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें लाई गई थी। जो मंडल पंचायत था, ये 2 टियर पंचायत की जो रिकमेंडेशन अशोक मेहता ने दी थी, उसे इसी दोनों से ये क्रैक हो जाता है। तो डी का 1 और ए का 2, तो इससे ये क्रैक होता है। बाकी को मैच कर लीजिएगा। एजरसन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कैन नॉट ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन। पहले समझिए कि यूनिटी ऑफ कमांड होता क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है एक सबऑर्डिनेट है, उसका दुनिया में बस एक ही बॉस है, बस एक बॉस है। यदि उसका 2 बॉस हो जाए, B1 और B2 हो जाए, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड ब्रेक हो जाता है। ये पहला ये कहता है एजरसन कि यूनिटी ऑफ कमांड को हर समय ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है, और सही में नहीं होता है। रीजन कहता है एम्प्लॉय आर क्वाइट ऑफन सब्जेक्ट टू डुअल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल। यही प्रॉब्लम होती है कई बार, जो है टेक्निकल जो मैनेजर होते हैं वो टेक्निकली कंट्रोल करते हैं सबऑर्डिनेट को, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है अलग होता है। तो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव के चलते कई बार आपको ड्यूअल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए ये दोनों सही है। ए इसका आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन इसलिए बहुत आसान है कि ऑल ऑफ द अबव है। सबसे पहले इसका ऑप्शन देखिए। कई बार तो आप ना ऑप्शन को झांक लीजिए, ऑप्शन देखिए फिर क्वेश्चन पढ़िए, ये एक अच्छा टेक्निक है कई बार। अब ABCD है तो आपको लगेगा कि क्या सब सही है, ज्यादा सर ने तो कहा था कि ऑल ऑफ द अबव ज्यादा सही होता है, तो उस नजर से देखिए। ई गवर्नेंस क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, टाइम सेव होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, सब कुछ होगा। 60 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है इस साइकिल का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी हैज रिकमेंडेड लीगल प्रोटेक्शन टू विसल ब्लोअर। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका मैंने सीधा आंसर यहाँ दे दिया है। विसल ब्लोअर कौन होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई घोटाला चल रहा है, कोई करप्शन हो रहा है, उसकी खबर देने वाले को कितना रिस्क हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, बहुत बार जान गई है, उसको विसल ब्लोअर बोलते हैं। और पूरी दुनिया में विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए की जाती है, लेकिन इंडिया में तो आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसलिए कोई विसल ब्लो करता नहीं है। क्योंकि जो लोग करप्शन में लिप्त होते हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं, तो वो किसी से मर्डर भी करवा सकते हैं, तो इसलिए वो डरते हैं। तो इसका लीगल प्रोटेक्शन इनको मिले, ये जो है किसने कहा था, तो ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इसको कहा था। अभी हमने बताया कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के चेयरपर्सन वीरप्पा मोइली थे, इन्होंने 15 रिपोर्ट दिया था, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अब आइए हम आते हैं नवंबर 2017 पेपर 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। 31st नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज द प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब कि कौन पहले आता है और उसको आगे लाता है, प्रीकर्सर पहले आने वाला। प्रीकर्सर ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच, आपको पता है फ्रेडरिक्स को याद कीजिए, इकोलॉजिकल अप्रोच जो कि ये कहता है कि जो भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जो इन्वायरमेंट होती है, इकोलॉजी जो सोशियो कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अफेक्टेड होता है। तो उसके पहले आपको सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्सेप्ट को समझना होगा या लाना होगा। इसलिए सिस्टम अप्रोच जो है, जिसके डेविड ईस्टन कह लीजिए कि प्रतिपादक थे या प्रोपोनेंट थे, वो पहले आता है इकोलॉजिकल अप्रोच के।
32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आसान है इसलिए क्योंकि इससे आसान क्या होगा कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इल्टन मायो, आपको पता है बी का 1 और बी के 1 से आपका जो है ये क्रैक हो जाता है। अब ये लड्डू क्वेश्चन है, तो अब बाकी इसको रोक करके वीडियो को जरूर मैच कर लीजिएगा, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पब्लिक चॉइस जो है विंसेंट ऑनस्ट्रैम ने दिया है, ये आप भूल नहीं सकते हैं। डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन ने दिया है। फायोल ने जो है वो क्लासिकल थ्योरी आप कह सकते हैं, मैनेज जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 33 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्पेसिफाइड 6 क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर, फिजिकल, मेंटल, मोरल। मतलब ये 6 क्वालिटी जो है मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए। फिजिकल विगर होना चाहिए, मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए, मोरल इथिक्स जो है उसका स्ट्रांग होनी चाहिए, जनरल एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस, ये सब जो है फयोल ने दिया था। 14 पॉइंट जो प्रिंसिपल है वो भी उन्होंने दिया था। मैनेजर के जो 6 क्वालिटी थे वो भी उन्होंने दिया था, और 5 जो इसेंशियल फंक्शन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो भी उन्होंने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी एजेंसी? ऑक्सिलरी एजेंसी वो होता है जो कि मेन काम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करता है, बिल्कुल सपोर्ट टाइप का रोल जिसका होता है, जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। अब ये सब तो बिल्कुल लाइन मिनिस्ट्री है, डिफेंस, होम, पीएमओ, ये सब लाइन मिनिस्ट्री उसको कहते हैं, या लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेन जो काम होता है जिसके लिए वो संस्था बनी है उसको करने वाला डिपार्टमेंट जो होता है वो लाइन डिपार्टमेंट कहलाता है। जो सपोर्ट होती है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जैसा हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारी चीजें जो है ऑक्सिलरी एजेंसी होती हैं। Which one of the following type of bureaucracy tend to exhibit a bias towards party interest? देखिए ये जो एफएम मार्क्स का जो 4 टाइप का ब्यूरोक्रेसी है वो कितना ज्यादा तीसरी बार आ रहा है। कास्ट ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनेज, गार्जियन। आपने ये भी देखा कि इसका सीक्वेंस है, पहले गार्जियन, फिर कास्ट, फिर उसके बाद पैट्रोनेज, और फिर जो है मेरिट ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो पार्टी की तरफ झुक जाती है ब्यूरोक्रेसी, जो पार्टी रूल करती है, तो इसको पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लीजिए। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी का दूसरा नाम है स्पॉइल सिस्टम। ये स्पॉइल सिस्टम इसलिए कहते हैं कि इसमें जो रूलिंग पार्टी होती है वो जब जीतती है तो उसी तरह से पद को, ऑफिशियल पद को बांटती है। डकैत लोग आपस में लूट को बांटते हैं कि हम जीते हैं तो जो हमारी पार्टी के समर्थक ब्यूरोक्रेट हैं उनको हम ये पोस्ट देंगे। तो स्पॉइल सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंट जैक्सन के टाइम में जो है 19th सेंचुरी में ये आया था अमेरिका में। उस पर बहुत बड़ी घटना हो गई थी। एक एस्पिरेंट जो था ब्यूरोक्रेसी का, उसने प्रेसिडेंट को गोली मार दी थी, ये कहते हुए कि स्पॉइल सिस्टम के चलते हम नहीं बन पाए उस पोस्ट पे, जबकि हम उसके लिए मेरिट था। उसके बाद वहां पे एक एक्ट बना, पेंडल्टन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म एक्ट 1883 में, जिससे कि वहां पे स्पॉइल सिस्टम को हटा करके मेरिट सिस्टम लाया गया। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आरटीआई एक्ट? इसमें से किसको, मतलब आरटीआई एक्ट के दायरे में किस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लाया गया? सीबीआई, रॉ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सीआरपीएफ जो है वो रिजर्व पुलिस फोर्स है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आप देखिए तो ये तो लाइन मिनिस्ट्री है, इसको तो हटाने कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये तब सब सिक्योरिटी के, जितनी भी सिक्योरिटी की विंग है, यहाँ मैंने सारा लिस्ट दे दिया है, ये सब आरटीआई के दायरे से बाहर है, इसलिए ABC होगा। 37 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी रिकमेंडेड दैट द फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक कमिटी बनी थी जिसने ये कहा कि यार अंग्रेज वाला छोरो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक करते हैं ना, जो सिंपल है। तो ये LK झा कमेटी ने किया था। ये इतना आर्बिट है कि मैंने सीधा यहाँ आंसर भी दे दिया है, आप इसको और जाके नेट पे पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रिपेयर्स फ्यूचर? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। देखिए जब सिविल सर्वेंट की भर्ती होती है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की, तो उनको ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको प्री इंट्री ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे कि IAS लोगों को मसूरी में ट्रेनिंग दी जाती है, IPS को हैदराबाद में दी जाती है, और सभी सेंट्रल सर्विस ऑफिसर को डिफरेंट डिफरेंट जो उनके ट्रेनिंग सेंटर वहां दी जाती है। इसको जो है प्री जॉब ट्रेनिंग या प्री इंट्री ट्रेनिंग कहते हैं। आप कॉमन सेंस से इस नाम से भी इसको पकड़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? CVC जो है उसके बारे में देखिए क्या है कि ये सांथानम कमेटी के रिपोर्ट पे बनाई गई थी 1964 में। ये भी डेट हमेशा पूछा जाता है तो याद कर लीजिए, ये सही है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहले तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, लेकिन बाद में एक स्टैट्यूट बना, मतलब एक्ट बना, तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। मल्टी मेंबर कमीशन है, एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, ये भी सही है। इट एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंस ओवर द वर्किंग ऑफ CBI, ये भी सही है कि CBI के वर्किंग पे ये नजर रखती है। तो ये चारों सही है। अगेन वही है कि ऑल ऑफ द अबव है तो वही सही होगा, तो ज्यादा चांस है।
एजरसन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो खजाना है इंडिया का, उसमें सारे जितने इनकम होते हैं वो भरे जाते हैं। उससे दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक जो कि पार्लियामेंट में वोट से निकाले जाते हैं उसको डीडीजी कहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट। ये बजट के दौरान जो है हर मिनिस्ट्री अपनी डिमांड फॉर ग्रांट देती है, उसको बहस के बाद उस पर वोटिंग होती है, पास किया जाता है। और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसपे कोई वोटिंग पार्लियामेंट में नहीं होती है, वो सीधे जो है चार्ज कर दिया जाता है सीएफआई पे, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। वो कौन कौन सही है, आर्टिकल 112(3) में लिखा हुआ है, ये भी पूछा जाता है किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, और ये सारे पढ़ लीजिए, खास करके जजेस के सैलरी हैं और बहुत सारे और जो हमारे जो डेट है एक्सटर्नल हमने लिया है, कोई कमिटमेंट किया है, उस टाइप के सारे खर्चे को वोटिंग नहीं की जाती है। रीजन दिया गया है, इट इज इन द नेचर ऑफ ऑब्लिगेटरी पेमेंट। यस, ये हमारा ऑब्लिगेटरी, इसमें क्या वोटिंग कराना है, मतलब ये तो करना ही करना है, इसीलिए। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए भी पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं की जाती कि लेजिस्लेचर जो है वो उस पर मतलब दबाव ना बनाए, तो इसलिए ये ए सही है इसका, मतलब कि ए और आर दोनों सही है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं नवंबर 2017 पेपर 3 में। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ रिफॉर्म आइडेंटिफाइड बाय पीटर्स। अब ये इतना सॉरी इतना ऑब्सक्योर है ये कि पीटर्स, अब केवल इसका फुल नेम भी नहीं दिया, इसलिए मैंने इसका सीधा सॉरी ये तो इसका है, लेकिन ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप देखिएगा इन्होंने ये कहा है कि पीटर्स ने अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से मॉडल दिए। अब आप देखिएगा तो मार्केट मॉडल, पार्टिसिपेटरी स्टेट मॉडल, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट मॉडल, डीरेगुलेटेड गवर्नमेंट मॉडल, तो आपको लगेगा कि ये ट्रेडिशनल से हट करके, चूंकि ऑल ऑफ द अबव है, हमारी सैवियर ऑल ऑफ द अबव वही सही होता है जनरली, तो ये डी को आप टिक मारेंगे और ये सही हो जाएगा। इसके बारे में जो जानकारी मैंने दिया है, गे पीटर उनका नाम था, उन्होंने फ्यूचर ऑफ गवर्निंग में जो है 4 अल्टरनेट मॉडल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दिए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है। अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल गलत है, इसको तो चैलेंज किया जाना चाहिए। अब इतना मिलता जुलता ईयर है, जैसे एमपी फॉले देखेंगे तो विल बॉय जो है ये एमपी फॉले के पहले आए हैं, लेकिन इसके अनुसार से वो बाद में आए हैं, तो ये पूरा ही घालमेल है, इसको सबका डेट देख लीजिए, और ये इसको क्या कहा जाए, इसको इस तरह क्वेश्चन पहले तो आपको पूछना ही चाहिए, और फिर पूछते हैं तो इतना क्लोज नहीं पूछना चाहिए, और उसमें भी गलत भी करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पर रहा हूं, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द 4P फॉर्मूला फॉर द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। लुथार गुलिक ने 4 बेसिस दिए थे ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंटल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिस, ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे जो है वो बनता है, पर्पस क्या है उसका, प्रोसेस क्या है, पर्सन उसमें कौन जुड़ते हैं, प्लेस कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो इसको 4P ऑर्गेनाइजेशन का कहते हैं गुलिक। यही गुलिक हैं जिन्होंने की पोस्ट कॉर्प भी दिया था आपको, पोस्ट कॉर्प तो कभी भूल नहीं सकते हैं आप। एजरसन देखिए, हर्बर्ट साइमन जिन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी दिया, रिडिक्यूल्ड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए मशीन मॉडल थ्योरी, इन्होंने क्लासिकल थ्योरी को बहुत तरीके से बुराई की, उनकी जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल मॉडल था उसको भी उन्होंने काटा, और जो क्लासिकल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का था उसको उन्होंने मशीन मॉडल, मैकेनिस्टिक मॉडल कहा। अब रीजन देखिए, क्लासिसिस्ट आर टू मच प्री ऑक्युपाइड विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर, ये भी सही है, तो ये इस बेसिस पे उन्होंने कहा, तो ठीक है, ये एक कह सकते हैं आप। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं कि इसमें से कौन सा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में सही नहीं है। तो अब मैं तेजी से बढ़ता हूँ, अब चारों को जब पढ़ेंगे ना तो यहां अटक जाएंगे। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को रिपील कर दिया गया, नो, बाकी सब सही है, आप पढ़ लीजिए, इसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट बना हुआ है उसको आरटीआई एक्ट ने रिपील नहीं किया है, तो यही इसका सही है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर, मतलब ये क्या लेकर के आया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लाया, 3 टियर सिस्टम लाया। अब यहां छोड़ देते हैं, अभी रुक जाते हैं, ये गलत है। ऑडिट जो है सीएजी के द्वारा होगा, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो हर टियर का जो चेयरपर्सन है ना उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, मंडल पंचायत का इनडायरेक्ट होता है, जिला परिषद का इनडायरेक्ट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो ए बी डी जो है ये इसका सही आंसर है, जबकि इसका ऑफिशियल आंसर ए है जो मेरे अनुसार से गलत है, इसको चेक कर लीजिएगा। 52 नंबर देखिए, मैंने इसमें सीधा आंसर दे दिया है क्योंकि उठपटांग होगी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कहता है कि उसमें एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और
बहुत सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। इसको रट लीजिए, एक बार रट लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने सीधा आंसर दे दिया है। Who among the following said कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम? ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, जेएनयू में, डीयू में इतनी बार पूछा गया है कि ये अब अर्बिट नहीं रह गया है। ये इसको एडवर्ड वेडनर ने कहा था। ये एक तरह से फादर माने जाते हैं डेवलपमेंटल या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। इसके अलावा यूएल गोस्वामी का भी नाम याद रखिए, इंडिया के एक सिविल सर्वेंट, जिन्होंने कहा जाता है कुछ क्वेश्चन में ये भी एक, उन्होंने जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है उन्होंने क्वाइन किया था, लेकिन कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि ये टर्म जो है क्वाइन किया था एडवर्ड वेडनर में। अब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अब मैं क्या बोलूं इस पे। कई जगह सेटर ने जो है यूएल गोस्वामी को सही मारा है, कई जगह एडवर्ड वेडनर को। यदि आपको आएगा तो यदि यूएल गोस्वामी होता है ऑप्शन में तो आप उसको चुनिएगा, चूंकि इंडिया में एग्जाम हो रहा है, नहीं तो फिर एडवर्ड वेडनर आप चुन सकते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वॉलंटरी प्रोविजन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? मतलब ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन सा मैंडेटरी नहीं है, उसको चुनना है। तो इसमें से जब आप पढ़ेंगे चारों को तो इस पे अटक जाएंगे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का सेटअप करना तो एकदम मैंडेटरी है, लेकिन बैकवर्ड क्लास को क्लास को समझिए, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना केवल औरतों को और एससी एसटी को तो है, लेकिन बैकवर्ड क्लास को नहीं है। पंचायत को ऑटोनोमस बॉडी बनाना, उसको फाइनेंशियल पावर एडिक्वेट देना, ये सब सब वॉलेंट्री जैसा था, स्टेट दे तो दे, तो इसलिए बी छोड़ करके तो आप इसमें है कि आपको चूंकि चुनना है तो ए सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो सांथानाम कमेटी जो है एंटी करप्शन कमेटी थी। 55 नंबर पढ़ रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसके बेसिस पे सीवीसी बनी थी। 1962 में ये कमेटी आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सरकारिया है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे 1983 में। तो बी का 3 और ये हो जाता है क्रैक। तो अब आगे इसको जो है जस्ट मैच कर लीजिएगा। प्रमोशन टू हायर पोजीशन क्या क्या देता है आपको? एक प्रमोशन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है वो आपका नेम बदल जाता है, टाइटल, पे बदल जाता है, आपकी ड्यूटी ज्यादा हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऑल ऑफ द अबव, अगेन देखिए ऑल ऑफ द अबव ही सही है। बार 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 मैं कह रहा हूं कि ऑल ऑफ द अबव हो तो उसको बहुत मुश्किल से आप उसको रिजेक्ट कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ज्यादा चांस है उसके सही होने का। 57, द प्रोसेस बाय विच द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज सेंट फॉर एन अपॉइंटमेंट इज नोन एज। इसका आंसर मेरे अनुसार से गलत है, इसका होना चाहिए प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गया और एक्चुअली जब आपको कहा जाता है कि इस पोस्ट पे जाके ज्वाइन करो तो उसको प्लेसमेंट कहते हैं। इन्होंने सर्टिफिकेशन दिया, आई डोंट नो क्या कह के दिया है। डिफेंडिंग पॉलिसी इज द फंक्शन ऑफ, देखिए जो लाइन मिनिस्ट्री होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन डिपार्टमेंट होता है, उसका काम होता है पॉलिसी को डिफेंड करना, क्योंकि पॉलिसी बनाएगा कौन ऑर्गेनाइजेशन में? लाइन डिपार्टमेंट। इसीलिए लाइन एजेंसी ही जो है पॉलिसी को डिफेंड करती है। जो स्टाफ एजेंसी है वो तो सपोर्ट करती है, ऑक्सिलरी तो और सुपर सपोर्ट एजेंसी है, तो उनको क्या करना है? पॉलिसी को डिफेंड। पॉलिसी बनाती तो लाइन एजेंसी है। 59, हु अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी? अब यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द अबव है, यदि आपको श्योर नहीं है, वैसे तो फ्रेडरिक तो बहुत बड़े वेबर के और जो है क्रिटिक थे उनके, जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी, लेकिन ये सारे क्रिटिक हैं क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है और यही सही भी है। तो इसको याद भी कर लीजिए, आगे आपको याद आ जाएगा कहीं कहीं कि टैलकट पार्सन भी रहे हैं, क्रॉजियर रहे हैं एंड रॉबर्ट प्रेस्थोसस रहे हैं। तो आप मतलब जस्ट इसको याद कर लीजिए। Who among the following rejected the politics administration dichotomy? ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी क्या थी? एक साइड में पॉलिटिक्स, दूसरी साइड में एडमिनिस्ट्रेशन, इसको पॉलिसी भी कह सकते हैं। मतलब वुड्रो विल्सन ने जो 1887 में आर्टिकल लिखा था स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ही उन्होंने एक लाइन खींच दी थी कि जो पॉलिसी बनाना है वो तो पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, वो एकदम निष्पक्ष रूप से प्रोफेशनली एक्सपर्ट की तरह उस पॉलिसी को केवल सिंपली इंप्लीमेंट करेगा, वो पॉलिसी बनाने के बारे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहीं से वो एक लाइन रेखा खींच दी गई जिसको बाद में गुडनॉ ने भी सपोर्ट किया। लेकिन हर्बर्ट साइमन ने जो है इसको तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ दोनों में विभेद नहीं है, पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और अभी इसको नहीं माना जाता है इस विभाजन को। अब हम लोग आ गए हैं दिसंबर 2013, पेपर 2। 31st नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन द क्लेम दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए साइंस? इज नॉट ए साइंस। हु क्वेश्चन, ऑफ कोर्स, मतलब
ये जो थिंकर थे, उनका नाम अभी जस्ट बताते हैं, उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का साइंस होना बहुत मुश्किल है। साइंस का मतलब क्या होता है? जिसको आप साइंटिफिकली उसकी थ्योरी को डेवलप कर सकें, उसको टेस्ट कर सके, फॉल्सीफाई कर सके, जो कार्ल पॉपर ने कहा था उस टाइप का। और वो कहने वाले थे रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल को आप जानते हैं, प्लूरलिस्ट थिंकर, जिन्होंने पॉलियार्ची नाम की बुक लिखी। उन्होंने एक ये भी बुक लिखी थी, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स। अब ये क्वेश्चन यूजीसी में पूछा था और पीजीईटी में भी, कि वो कौन से 3 प्रॉब्लम थे जो उन्होंने बताया था जिसके चलते ये साइंस नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था कि इसमें वैल्यू न्यूट्रलिटी बहुत मुश्किल है, जो फैक्ट वैल्यू डायकोटमी, इसमें जो है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, इसलिए वैल्यूज की बात आती है, और वैल्यू कभी साइंटिफिक होता नहीं है। हर आदमी के लिए, हर समाज के लिए वैल्यू अलग अलग होता है। बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इतना फिकल होता है कि उसको कोई साइंटिफिक उसका मेजर नहीं है। और कल्चर जो है वो उसका साइंस से बहुत नाता नहीं है। कल्चर बहुत ही वैरी करता है। कल्चरली कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इकोलॉजी अप्रोच कहते हैं, वो होती है। तो इसके चलते इसका साइंस डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। टेलर, जो कि फादर कहलाए जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के, उन्होंने अपनी जो थ्योरी बताई थी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के, वो किस चीज पे बेस्ड था? केयरफुल ऑब्जर्वेशन पे था, जैसे साइंस ऑफ वर्क निकालना था, रूल ऑफ थंब नहीं, मैनेजरियल टेक्निक डेवलप करना था, जनरलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड जनरलाइजेशन की वो हर जगह यूनिवर्सली लागू किया जा सके। तो ऑल ऑफ द, अगेन वही ऑल ऑफ द हमारा सेवियर बन के आता है, उसको कभी नेग्लेक्ट मत कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटैगोनिस्ट, मतलब उसके मेन थिंकर ऑफ द मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा आपको दे दिया है। आप देखिए, मैनेजरियल व्यू के लिए साइमन गोली की सब पढ़ लीजिएगा। इंटीग्रल व्यू मतलब कि प्यून से लेके सीईओ तक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इतने सारे थिंकर। अब इसमें आप देखेंगे तो स्मिथ बर्ग जो है वो ऑड वन आउट है, ये नहीं मानते क्योंकि ये इंटीग्रल व्यू में आते हैं, इसलिए स्मिथ बर्ग सही आंसर है। साइमन गुलिक, हेनरी फेयल सब जो है मैनेजरियल व्यू को मानते हैं। 34 नंबर देखिए, लाइन एजेंसी। अभी आपको मैंने बताया कि वो डायरेक्टली ऐसे फंक्शन करते हैं जो डायरेक्टली अचीव करता है गोल ऑर्गेनाइजेशन का। लाइन, अब इसी से ये क्रैक हो जाता है 1 के 3। बाकी को रोक करके वीडियो पॉज करके इसको मैच कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन हैज बीन अंडरमाइंड बाय, मतलब कि फाइनेंस कमीशन क्या है? आर्टिकल 280 के तहत जो सेंटर स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा कैसे होगा ये बताता है, और भी कैसे जो है फिजिकल फेडरलिज्म को कैसे लाया जाए। लेकिन प्लानिंग कमीशन, जिसका कि नया अवतार नीति आयोग है, एक समय प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टेट को फंड प्रोजेक्ट के बेसिस पे जो प्लान में आता था वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो एक तरह से जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी फाइनेंस कमीशन, उसका रोल को ही उसने बहुत डाइल्यूट कर दिया था। वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस बॉडी ने फाइनेंस कमीशन के रोल को डाइल्यूट किया था। अब तो उसका कोई मायने नहीं है, प्लानिंग कमीशन सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ जॉब इन द पब्लिक सर्विस इन इंडिया मेरिट कम सीनियरिटी प्रिंसिपल इज अडॉप्टेड? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। मेरिट कम सीनियरिटी क्लास 1 में भी है, क्लास 2 में भी है, तो इसीलिए ये सही है। मेरिट कम सीनियरिटी क्या होती है कि यदि कोई पोस्ट खाली है तो जो सबसे सीनियर होगा, यदि वो और किसी तरह से कोई उसमें एब नहीं है तो वो माना जाएगा कि उसको दिया जाएगा। मेरिट कम सीनियरिटी का मतलब होता है थोड़ी बहुत हो सकता है इंटरव्यू ले ले, जॉब के लिए सिलेक्शन कर ले, लेकिन जनरली सीनियरिटी को ध्यान में रखा जाएगा। Which of the following according to Kautilya are the principle of good governance for a king? अब ये क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है 4 को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जो है कॉमन सेंस से आप सही कर सकते हैं। एजरसन देखिए, पोजीशन क्लासिफिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, और रीजन है पोजीशन क्लासिफिकेशन अलाउ रैशनलाइजेशन इन सिविल सर्विस। ये कोई बहुत स्पेसिफिक बुक पे ये बेस्ड है। ग्लेन स्थल ने लिखा था पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पोजीशन क्लासिफिकेशन का। पोजीशन क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जितने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो रोल हैं जिसको आप पोजीशन कहते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए कलेक्टर या आपके ये कमिश्नर या सेक्रेटरी या डायरेक्टर, उन सब को कैटेगराइज करो, सब रोल को एक जगह, और फिर उसका फिक्स करो कि उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए क्या जॉब की एट्रीब्यूट है, क्या उसके लिए स्किल होनी चाहिए, अटेनमेंट, इस टाइप से, तब वो बहुत ही अच्छा जो है आप डिजाइन कर सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसीलिए ये दोनों बातें स्थल के, ग्लेन स्थल के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों सही हैं और ए है। तो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट। 39 देखिए, द रीजन एजर्सन, एजर्सन है द रिलेशन बिटवीन ए जर्नलिस्ट एंड ए स्पेशलिस्ट इज वन ऑफ ए सीनियर एंड सबऑर्डिनेट। इस टाइप का क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट रॉन्ग होता है जनरली। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें
कोई ऊपर है कोई नीचे है, जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट किसको बोलते हैं? जर्नलिस्ट, जैसे का एग्जांपल देता हूँ, आईएएस जो है वो जर्नलिस्ट हैं, और जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर स्पेशलिस्ट हो गए, एक इंजीनियर स्पेशलिस्ट हो गया, और एक ब्यूरोक्रेट जो टिपिकल ब्यूरोक्रेट है वो जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मतलब जो एक कोई खास डोमेन का जिसको नॉलेज नहीं है, वो जनरल नॉलेज हर तरह का उसको है। तो ऐसे में ये कहना कि स्पेशलिस्ट सबऑर्डिनेट होता है जर्नलिस्ट से, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये फॉल्स है। यदि ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा और इसका आंसर डी होगा, लेकिन इसका आंसर सी दिया है, ये मेरे अनुसार से गलत है। इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा, ये आपको ट्रू होगा बाय वर्च्यू ऑफ, जैसे इस क्वेश्चन फ्रेम किया था। एजरसन देखिए नेक्स्ट का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली कैरेक्टराइज बाय एन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। बिल्कुल, इसमें प्रॉफिट थोड़ी गवर्नमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव होता है, इसमें वेलफेयर होता है। गवर्नमेंट एक्टिविटी आर नॉट अंडरटेकन सिंपली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सोसाइटल वेलफेयर। ये पब्लिक वैल्यू क्रिएट करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर बढ़ाती है, लोगों का हैप्पीनेस, लोगों का जनरल वेलबींग बढ़ाती है, ना कि प्रॉफिट मोटिव। तो ये ए सही है, वो आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट जो साइकिल जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं, दिसंबर 2013 पेपर 3। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिहेवियरल, ब्यूरोक्रेटिक, इकोलॉजिकल एंड जनरल सिस्टम, ये सब अप्रोच है और कैरेक्टरिस्टिक इसकी है। ये आसान होगा आपके लिए मैच करना। यदि हम बिहेवियरल देखें तो एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग, तो ए का 3 से मैच कर लीजिए और इसी से आपका क्रैक हो जाता है। बाकी को मिला लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैच है और आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देगा। मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैच कर लीजिए। इससे आप ये भी ट्रिक आप देख रहे होंगे कि एक ही मैच करने से आपका क्रैक हो जाता है। 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सब्सटैंटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगेन वही है, जो सब्सटैंटिव फंक्शन करता है वो लाइन एजेंसी होती है, जो सपोर्ट फंक्शन करता है वो स्टाफ, और जो ऑक्सिलरी फंक्शन करता है मतलब और भी सपोर्ट, वो हो गया ऑक्सिलरी एजेंसी। Who among the following term the 4 different bases of organization as 4P? Again repeated question, लुथार-गुली का आपने देख लिया, वो क्या थी? द चीफ रीजन फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हेडक्वार्टर टू फील्ड ऑफिसर। क्यों डेलीगेट किया जाता है? उसका ज्यादा जो उसका लॉजिक है वो ये है कि लोअर लेवल पे भी डिसीजन मेकिंग हो, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन रियली हो, वहीं पे वो मामला निपटा दिया जाए। सो फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एट लोकल लेवल। बाकी आप पढ़ेंगे तो आप कॉमन सेंस से काट देंगे। इनकलकेट स्किल इन द फील्ड ऑफिसर, कंट्रोल द फील्ड ऑफिस, कुछ मतलब नहीं है, कंट्रोल को तो छोड़ा जाता है डेलीगेशन में। डीकंजेस्ट भी नहीं है ये, तो कॉमन सेंस से भी आप मार सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन चूंकि यहाँ ऑल ऑफ द अबव है और सब जनरल है, चेंज ओरिएंटेशन, क्लाइंट ओरिएंटेशन, सिटीजन पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेशन, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो यही सही होगा और यही है भी। डोमिसाइल क्वालिफिकेशन पब्लिक सर्विस के लिए कहाँ पहली बार दी? डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? कहीं पे आप कहीं के निवासी हैं परमानेंट, तो आपको वहां जॉब में प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये इंडिया में भी कई जगह होता है स्टेट के जॉब में। तो अमेरिका में भी चूंकि स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसके 50 स्टेट हैं, तो वहां पे डोमिसाइल लाया गया था कि यदि आप इस स्टेट के हैं तो आपको कुछ प्रेफरेंस वहां के जॉब में दिया जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द इंडियन पुलिस सर्विस। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो उनके सर्विस कैरियर का हिसाब किताब रखता है, जो उनके अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, पोस्टिंग, इन सब पर फैसला करता है, उसको कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलते हैं। जो इंडियन पुलिस सर्विस है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दोनों के कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें एक डिपार्टमेंट है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो डीओपीटी जो है वो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, बोथ आईएएस एंड आईपीएस की। इसको आप बस जान लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन बजट हेड टू अनदर इन द सेम डिपार्टमेंट। देखिए क्या होता है, कई बार डिपार्टमेंट में को एक मिनिस्ट्री जो होती है या एक डिपार्टमेंट कर लीजिए, उसको बजट में डिमांड फॉर ग्रांट में मान लीजिए 10 हेड में उसको पैसा मिला। कुछ मिला कि सपोज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है तो कुछ मिला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, कुछ मिला हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, कुछ मिला मान लीजिए धान के खेत के लिए। अब मान लीजिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में पैसा बच गया और धान के खेत में खत्म हो गया, तो उस हेड से उस हेड में वहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको रीअप्रोप्रिएशन बोलते हैं। इस वर्ड, ये सब बहुत टेक्निकल वर्ड है गवर्नमेंट के वर्किंग में, यदि आपको पता है तो पता है। प्रमोशन जनरली मीन, तो ये तो फिर से पूछा गया, फिर सेम क्वेश्चन है, सब कुछ रिपीटेड क्वेश्चन। अपने ही यूजीसी में कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, सही है। सादिक अली कमेटी जो है ना,
यहाँ पे आप अटक जाएंगे। मैं 23 से बढ़ रहा हूँ। सादिक अली कमेटी राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया था, ये पूरे ऑल इंडिया के लिए नहीं था, ये इसलिए गलत है। GVK राव कमेटी जो है प्लानिंग कमीशन 1985 में बनाया था। लोकल गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट में आती है तो 134 हो जाएगा, 134। Who among the following has termed bureaucracy as an organization that cannot correct its behavior by learning from its error? हिंदी में कहें तो किसने ऐसा कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है अपने अपने व्यवहार को पास्ट एक्सपीरियंस लर्निंग के बेसिस पे चेंज नहीं कर पाती है? तो ये कहने वाले एम क्रूजर थे। मैंने सीधा आंसर दे दिया है, आप इसको रट लीजिए यदि रटना है, कहीं फिर से आ जाए तो। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी? पहले तो ये समझिए कि JCM होता क्या है। JCM सेंट्रल गवर्नमेंट में ये होता है कि जो स्टाफ साइड है, जिसमें सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब 50 लाख एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है स्टाफ साइड, वो और सरकार के बीच में बातचीत होनी चाहिए पे को लेके, कंपेंसेशन, उसके पे रिवीजन को लेकर के। तो एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म है जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का या पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के बीच में ट्रस्ट डेवलप करने में भी काम आता है। तो ये जो है सेकेंड पे कमीशन ने इसको कहा था करने के लिए, तो 1966 में JCM मैकेनिज्म आया। JCM मैकेनिज्म को जो हेड करते हैं ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म को, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। एक स्टाफ साइड से एक लीडर होता है जो अपना सेलेक्टेड या इलेक्टेड होता है, और एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी भाग लेते हैं और भी ऑफिसर भाग लेते हैं, उसके चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। इसकी जो रिकमेंडेशन वो गवर्नमेंट में मतलब बाइंडिंग नहीं होती है, उसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। Of all the control over public administration, the one which is more continuous and self-corrective is, देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो रेगुलेशन है वो या तो लेजिस्लेचर कर सकती है, मतलब MP MLA, जुडिशरी भी करती है थ्रू मेनी रिट्स, मीडिया भी एक तरह का कंट्रोल करती है उसकी बुराई करके, नेम शेम करके, लेकिन सबसे जो इफेक्टिव और कंटिन्यूअस जो है सेल्फ रेगुलेशन जो है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या होता है कि जैसे लोअर लेवल के ऑफिसर को हायर लेवल ऑफिसर देखती है, हायर लेवल को उसके हायर लेवल, फिर बाकी वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इस टाइप के। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन जो देखती है उसको कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और ये जो है मोर कंटिन्यूअस एंड सेल्फ करेक्टिव होता है। एजरसन देखिए, ए फ्यू इयर्स बैक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड व्हाट इज नोन एज द फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट। फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? एक फाइल जो है पहले मान लीजिए क्लर्क से जो है असिस्टेंट से सेक्शन ऑफिसर से डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी, एंड लाइक दैट वो सेक्रेटरी तक जाती है। फाइल जंपिंग का सीधा है कि क्लर्क ने सीधा जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसको फाइल जंपिंग कहते हैं। इसका जो रीजन होगा वही है कि हिरार्किकल स्ट्रक्चर कॉजेज इनऑर्डिनेट डिले, इसको रेड टेप कहते हैं इन द डिस्पोजल ऑफ वर्क। तो रेड टेप को ब्रेक करने के लिए किया गया, तो ए होगा इसका आंसर। कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का। एजरसन है, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज नेदर ए स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो जस्ट हमने डिस्कस किया कि ये ना तो कोई एक्ट से बनी है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये तो फॉल्स है, ये ट्रू है, तो इसका आंसर होता है सी। जब एक ट्रू हो जाए दूसरा फॉल्स सीधा हो ही नहीं, ऐसा नहीं है, एक फॉल्स हो जाए दूसरा ट्रू हो ही जाएगा। सो ओके डियर स्टूडेंट, यदि आप मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको देता है और कई सारे और बेनिफिट जो कि पेड है, तो आप अपना नेम एंड मोबाइल नंबर इस पे भेज सकते हैं, आपको गाइड किया जाएगा। आप इन मेथड से मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपके जवाब देने का। और बहुत सारे अभी जो हैं और MCQ लेके आएंगे, और बहुत जल्द मे बी 8 से 10 दिनों के अंदर हम लोग इस पार्ट 4 को खत्म कर देंगे, जिससे कि UGC नेट की सारी थीम वाइज हो जाए, और इसको एक बुक के फॉर्म में मैं लाने की कोशिश करूंगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। बाय, सी यू नेक्स्ट।